नाज़रीन, इस वक्त जो है अब अपने हम मेहमानों का आगाज़ करेंगे, उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। साथ साथ आज जो टॉपिक है थोड़ा सा मैं आपको बताती जाऊं और कौन कौन मेहमान हैं। टॉपिक ज़ाहिर सी बात है सारा है नर्व से, न्यूरोलॉजी से जो है वो सब तमाम लिंक है कि नर्व्स प्रॉब्लम, चाहे वो पूरे जिस्म के अंदर कितनी नर्व्स हैं, कहाँ कहाँ कोई सप्रेस हो रही होती है। अगर कहीं टांगों में दर्द तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आया ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया, यानी कि हड्डियों के डॉक्टर को दिखाया जाए या कोई नर्व न्यूरोलॉजी को। साथ साथ फिर आ जाते हैं, रेफरेंस किए जाते हैं, डॉक्टर्स देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को, पेन मैनेजमेंट किस तरह से उसके ट्रीटमेंट, उसके तकलीफ, उसके अंदर जो दर्द है उसको किस तरह से पेन किलर के साथ साथ इन द प्रॉपर तरीके से कि वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि पेन गोलियां खाने से तो वक्ती तौर पे, लेकिन उसको किस तरह से आपने एज ए ट्रीटमेंट ख़त्म करना है। तो आई जी मेहमानों के बारे में मैं तारुफ भी करा दूँ। बहुत दिनों बाद हमारे साथ है माशाल्लाह। नाउ ही इज़ अ प्रोफेसर आरिफ खारेकर, MD न्यूरोलॉजी, मास्टर इन चाइल्ड न्यूरोलॉजी और चाइल्ड एंड एडल्ट न्यूरोलॉजी, चेयरमैन एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आई एम गुड जी, माशाल्लाह। मुबारक हो जी, बहुत बहुत। प्रोफेसर, अब आपको डॉक्टर बोले, प्रोफेसर वुड बी बेटर नाउ। अच्छा, हम कहेंगे प्रोफेसर आरिफ खारेकर साहब। साथ साथ आज बहुत दिनों बाद इनको भी हमने शामिल किया है, डॉक्टर मोहम्मद आमिर शहजाद साहब, जो कि मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट और रिहैबिलिटेशन से जैसे मुराद है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको बताएंगे और ये आपको मिल सकते हैं ZS पेन मैनेजमेंट क्लिनिक नियर हशमानी आई हॉस्पिटल, MA जिना रोड, कराची। तो लिहाजा ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। जी जी बिल्कुल। एक अरसे, मतलब ये पुरानी अपनी टीम है जो कि गुज़िश्ता इतने शोज हमने किए। आपको तो अक्सर मैं जब माइग्रेन पे बात हो रही होती ना, तब मैं कह रही होती कि यार प्रॉपर उसकी मेडिसिन हैं, डॉक्टर आरिफ से पूछो, तो तब जिक्र हो रहा होता है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है डॉक्टर साहब के, जो भी नर्व से रिलेटेड, सबसे पहले जिस्म में इतनी नर्व्स हैं, कहीं ना कहीं हर जगह दिमागी नर्व मेन जो आज टारगेट होता है ये, प्लस आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, शियाटिक का पेन है, नर्व्स तकलीफ दे जो है तमाम चीज़ें। तो इट्स सच अ वास्ट फील्ड, किसी ओवरऑल बात करना तो मुझे खुद समझ नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ डाइवर्सिफाई होगा। तो आप मुझे बताएं कि नर्व्स का जो है, जिसका ताल्लुक फिजियोथेरेपी से भी है, ज़रूरी तो नहीं कि हर जगह फिजियोथेरेपी काम आएगी, पेन मैनेजमेंट, लेकिन आजकल मोस्ट क्या चीज़ें आ रही हैं जो प्रॉब्लम में? जी अंबर, दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। और बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया है, क्योंकि इतना वास्ट, इतना ह्यूज सब्जेक्ट है ये कि आप अगर उस पे पूरे सब्जेक्ट पे अगर आप डिस्कस करें, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो क्योंकि हमारे साथ रिहैबिलिटेशन वाले भी बैठे हैं, तो वी लिमिट आवरसेल्फ टू दोज दैट कैन बी रिहैबिलिटेटेड विथ फिजियोथेरेपी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गर्दन का दर्द जो है ये बड़ा आम है, आपने देखा है, दो दर्द बहुत आम है, एक गर्दन का, एक कमर का। सही है। और ऑफन टाइम्स इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट थ्रू देम, तो उनको ठीक करना इतना आसान नहीं है। तो हमारी एज अ न्यूरोलॉजिस्ट कोई गर्दन के दर्द का पेशेंट आता है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई वजह क्या है। अच्छा, व्हाई इज ही गेटिंग नेक पेन, गर्दन में दर्द हो क्यों रहा है? क्या ये टेंशन टाइप हेडेक है? अच्छा, ओके। क्या ये गर्दन का दर्द गर्दन की चेंजेस की वजह से है, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं? क्या कोई चोट लगी है जिसे हम व्हिप्लैश इंजरी कहते हैं? अच्छा, ओके। या फिर क्या उसके अंदर कोई और मुश्किल है, या उसके अंदर डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, कोई झटका लगा है? अच्छा। तो देयर आर सो मेनी अदर रीजंस। तो देखना यह है कि ये इसमें वजह क्या है। अगर वो टेंशन टाइप हेडेक की वजह से भी मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसे आप कह रही हैं टेंशन। देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, आई एम सफरिंग फ्रॉम नर्व्स। इट डज नॉट मीन एक्चुअली नर्व्स, इट मीन्स टेंशन। टेंशन का एक ब्रॉड टर्म है विच सेज नर्व्स। तो जो गर्दन में दर्द है, अगर वो टेंशन टाइप हेडेक की वजह से है, वो तो हम सॉल्व कर लेते हैं विदाउट रिहैबिलिटेशन। अच्छा, मतलब होता है क्या अगर जैसे टेंशन टाइप हेडेक है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, या आप बहुत ही थक भी गए, तो आपके गर्दन और आपके शोल्डर्स ऐसा लगता है कि स्पैज़म हो गया अंदर ना पूरा। होता यही है कि दिस इज कॉल्ड टोनिक मसल स्पैज्म। टोनिक मसल स्पैज्म जो है वो होता ही है, वन ऑफ द कॉजेज, ऑफ कोर्स वन ऑफ द कॉजेज, मेन कॉजेज इज टेंशन।
टेंशन की वजह से कुछ, तो वो तो आई थिंक सबसे ज्यादा होगा आजकल के, बिल्कुल ज्यादा होगा। बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, बायोकेमिकल चेंज, न्यूरोट्रांसमीटर वो चेंज हो जाते हैं, उसकी मिकदार चेंज हो जाती है, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। और उसमें ऑब्वियसली फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आमिर साहब बताएंगे। फिजियोथेरेपी देखा जाए तो गर्दन से जैसे कि टेंशन है या फिर चोट लगने से नर्व्स या कभी पॉस्चर सोने में आपका झटका भी आ जाता है, गर्दन आप टर्न नहीं कर सकते, ये प्लस बहुत सारी चीज़ें, और स्पॉन्डिलाइसिस तो पे ये कि मोरों के अंदर जो डिस्क के अंदर प्रॉब्लम हो, तो ये अच्छी खासी। अब यहाँ पे एक इंसान को क्या करना चाहिए? एक आम गर्दन में दर्द है तो क्या डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या गोलियाँ खा ले? कौन सी स्टेज भी होती है जो इंसान जाए, यू नीड टू सी अ डॉक्टर? अंबर इसमें ये है कि सबसे पहले तो यही होता है कि पेशेंट को जब पेन होता है तो वो उस फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो इसमें नैरो में आता है, नैरो में या समटाइम ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। वहाँ से जब वो डायग्नोस कर लेते हैं, क्योंकि इसका मेन रोल डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस जब नैरो फिजिशियन करते हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं तो देखते हैं कि अगर कोई नैरोपैथी के हवाले से प्रॉब्लम है या जो भी है, फिर वो वहाँ से हमें बाकायदा प्रिस्क्राइब करके भेजते हैं कि ये इसका ट्रीटमेंट है और ये प्रॉब्लम है, ये डायग्नोस हुआ है। तो उसका आप लोग खास देखते होंगे कि डायग्नोस जो है कि थ्रू मेडिसिन नहीं है या थ्रू ऑपरेशन नहीं, वो तो लास्ट स्टेज है, लेकिन फिजियोथेरेपी इतना इफेक्टिव होती है कि एक जो मर्ज है उसको ख़त्म हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स अंबर, उसमें स्ट्रेस, उसमें टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, चाहे टेंशन स्ट्रेस और फिर भी फिजियोथेरेपी से आराम नहीं होगा। फिजियोथेरेपी के पहले ऑब्वियसली यू विल हैव टू सॉर्ट आउट कि वो डिप्रेशन हो क्यों रहा है। अच्छा, डिप्रेशन जैसे आपने बताया, डिप्रेशन कैन गिव यू symptoms which affect the body, and that's called psychosomatic. Exactly. Psycho and somatic mean on the body. तो जब psychosomatic symptoms होते हैं तो the psycho aspect has to be dealt with. उसको आप जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक अगर आप फिजिकल थेरेपी कराते रहें और जो एक्चुअल उसका स्ट्रेस की कॉज है उसको रिमूव नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिप्रेशन एंड डिप्रेशन इज गिविंग यू सेकेंडरली मसल स्पैज़म दे रहा है, आपको गर्दन में अकड़ाहट दे रहा है, तो आप उसको तो सॉर्ट आउट करें कि इसकी वजह क्या है। बिकॉज अगर फिजिकल थेरेपी कराते रहेंगे and the stress continues on, the patient will continue to have the thing, तो आप कब तक कराएंगे? तो अब या तो फिर वाली बात हो गई, आपके पास आए, इनके पास जाए, या फिर साइकेट्रिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। इट्स अ कंबाइंड सॉर्ट ऑफ थिंग, ताकि पूरा एक बेचारा देखिए अंबर जो प्लेटफॉर्म हमने पेन मैनेजमेंट का बनाया है वो यही है कि उसको मैनेज किस एंगल से करना है। अच्छा। तो वो ये एक पूरी टीम हो जाती है। अब उसमें हमारे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रोफेसर साहब हैं, वो हमें रेफर करते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली आ जाता है तो हम उसको सबसे पहले कहते हैं कि आप इसको डायग्नोज करें। जब तक डायग्नोज नहीं होगा तो लाजमी नहीं कि हर मसले का फिजियोथेरेपी के पास है या फिजियोथेरेपी से ही होगा। उसके लिए अगर कोई मेडिसिन लेनी है, रीजन लेनी है, जो काउंसलिंग करते हैं न्यूरो फिजिशियन, वो इसको देखते हैं कि डायग्नोज करते हैं। अगर वो हमारे से रिलेटेड है, कंप्रेशन आ रहा है, सर्कुलेशन रुक रहा है, तो फिर वो हमारे पास रेफर करते हैं। फिर हम उसको इलेक्ट्रोथेरेपी और जो हमारा तरीकाकार है, मतलब क्या फिजियोथेरेपी का अभी भी वही है कॉन्सेप्ट, जैसे वो लाइट हीट देना, रेड लाइट? नहीं, पहले अब तो बहुत एडवांस हो गया, बहुत ज्यादा एडवांस आ चुका है। थ्रू लाइक व्हाट, रेज है, लेजर है, क्या है? मतलब तमाम चीजें, लेजर भी है, रेज भी हैं, मुख्तलिफ अल्ट्रासोनिक रेज हैं, शॉर्टवेव रेज हैं, माइक्रोवेव रेज हैं। कितना टाइम ड्यूरेशन आप समझते हैं डॉक्टर आमिर के एक कोई मरीज है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने जब बात ली स्ट्रेस और टेंशन, तो ऑटोमेटिकली इसमें ज़्यादातर तो अनटिल के वाकई कोई नर्व प्रेस हो रही हो, एक वाली बात है, काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है ताकि इंसान को निकलना है या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो टाइम ड्यूरेशन क्या है बेसिकली ओवरऑल फिजियोथेरेपी का? देखिए वैसे तो डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी क्रॉनिक है या एक्यूट है। एक दूसरी बात ये है एज फैक्टर देखा जाता है। तीसरा ये है कि वैसे नॉर्मली अगर हम कहें कि उसको क्या है कि इतना ये बीमारी डायग्नोज हुई है, नॉर्मली जो है हमारे पास 2 वीक्स 10 to 15 डेज के अंदर जो है वो रिकवर हो जाता है। और डेली बेसिस पे होता है? डेली बेसिस पे होता है और तकरीबन 45 मिनट का सेशन होता है इसका एक तकरीबन, और इससे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दिस इज सो अमेजिंग ना डॉक्टर साहब के फिजियोथेरेपी वरना इंसान कहता है ना सिकाई कर लो उससे आराम। अब फिजियोथेरेपी मेन एडवांस ऐसी लेजर्स जो डीप जाके कुछ नर्व्स पे ट्रीटमेंट, तो इट्स काइंड ऑफ नॉट लाइक खुदा से कोई इंजेक्शन और जैसे कि लाइपो टाइप होते हैं या कैमरा फिक्स, वो ट्रीटमेंट तो नहीं, जस्ट थ्रू रेज एंड लेजर्स। बिल्कुल, ये of course together with physical therapy, of course the use of hand is also very important। अच्छा, ओके। and you have to be an expert in that obviously। आप जब तक उसको प्लस आपका जो communication with the patient is very very important। नर्व्स को तो कितना कि सारा का दारो मदार आपके नर्व्स जी बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं तो समझता हूँ
I'd like to add, मैं तो समझता हूँ फिजिकल थेरेपिस्ट जो फिजिकल थेरेपी करता है या उसको साइकोथेरेपिस्ट भी होना बड़ा ज़रूरी है. आई मीन ही हैज़ टू हैव द इंक्लिनेशन. अगर वो आपको गुस्सा दिखाए या आपका उसका टेम्परामेंट खराब हो तो पेशेंट ठीक कैसे होगा? बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज पेन्स अंबर वेदर दे आर सर्वाइकल गर्दन में या लंबर they have this strong element of tension. तो वो जो साइकोजेनिक एलिमेंट होता है उसको अगर आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, एक पेशेंट से डीलिंग अच्छी नहीं होगी, तो द बेसिक प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व. इट्स जस्ट नॉट द हैंड, इट्स द ब्रेन एज वेल. हमारी डॉक्टर साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया है वो पेशेंट इतना चिड़चिड़ा और इतना हर्ट होकर आता है और उसका पेनफुल होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है, एक तो वो इरिटेट कर रहा होता है हर बात से कि मैं सही होऊंगा या नहीं, क्योंकि वो एक साइको बन चुका होता है. हाँ, वैसी टेंशन ऊपर से बीमारी, ये चीज़ें, और फिर वो जब डॉक्टर के पास बार-बार जाना भी आसान नहीं है आजकल. बिल्कुल बिल्कुल. तो जब वो आता है तो डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है कि हमें साइकोथेरेपी करनी पड़ती है क्योंकि वो 10 से 15 दिन का जो पीरियड है उसमें बाज़-औक़ात ये होता है 3 से 4 दिन तो कुछ भी नहीं पता लगता और बाज़-औक़ात तो जब सर्कुलेशन खुलता है तो पेन इंक्रीज़ हो जाता है. तो पेशेंट तो परेशान हो जाता है कि मैं सही होने आया था या आया दर्द बढ़वाने आया था. अच्छा मुझे बताएं, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादातर आई थिंक आजकल के वक्त में स्ट्रेस है. स्ट्रेस तो चलो एक है, फिजिकल स्ट्रेस इज़ डिफरेंट, वो इंसान के है, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस है ना दैट इज़ वेरी बैड. वो आपको मार देता है. जिनको डिप्रेशन होता है थोड़ी देर के लिए एकदम से कोई चीज़ बात बुरी, देखें किसी को भूख बहुत लगती है, किसी का पेट खराब हो जाता है, मतलब इतना इफेक्ट होता है. इतनी सी बात आपको क्लिक कर जाए आपका निज़ाम नाश हो जाता है. जो मेंटल स्ट्रेस है वो इतना कॉमन है, इतना खतरनाक है. अगर आप देखें ना, बात ये होती है कि एज अ न्यूरोलॉजिस्ट और एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, गोली खा ले स्ट्रेस ही एग्जैक्टली एज अ न्यूरोलॉजिस्ट और अ फिजिकल थेरेपिस्ट और अ पेन थेरेपिस्ट, अगर आपके पास इफ यू डू नॉट हैव द इंग्रेडिएंट्स कि पेशेंट को पहचान ना सकें कि भाई उसके पीछे क्या हो रहा है, हाउ मच ऑफ दैट इज साइकोसोमैटिक और हाउ मच ऑफ दैट इज अ जेन्युइन पेन, तो जब तक तो आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो आप ट्रीट नहीं कर सकते. डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि लोगों में इतनी है ऑनेस्टी कि कमिंग टू यू, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड सो मेनी इश्यूज, तो वो आपसे खुलकर कहते हैं हाँ हमें ये इशू है या नहीं है, इस वजह हमें फिक्र है? आपको निकलवाना पड़ता है. हाँ, उगलवाना पड़ता है उनसे, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लोर. क्योंकि जैसी फैमिलीज होती नहीं कह पाते. अब देखें ना, बहुत से अंबर, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, बहुत से ऐसे भी होते हैं, हमने बात की, मैंने कहा कोई डिप्रेशन तो नहीं है, वो कहते नहीं कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है. आपने 2-4 सवाल किए, उन्होंने रोना शुरू कर दिया. व्हाट डज दैट मीन? तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को डॉक्टर के आगे नहीं बताना चाहते, बट यू हैव टू टेल देम भाई कि आप नहीं बताओगे हम ट्रीट कैसे करेंगे. तो यू हैव टू नो द फैक्ट एंड फिगर. तो जब तक फैक्ट आपके सामने नहीं आएंगे आप स्ट्रेस के, तो यू हैव टू ट्रीट द स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस के लिए इतनी मेडिकेशंस हैं. और फॉर एग्जांपल अगर उसमें एक्चुअली स्ट्रेस इतना नहीं है और आप उसको स्ट्रेस की इतनी महंगी दवाई देंगे, वो भी गलत है. अच्छा. तो एक्चुअल स्टेटस के जो उस वक्त क्या सिचुएशन है उसके मुताबिक आप मेडिकेशन देते हैं. प्लस ऑफ कोर्स, अच्छा, डू यू थिंक जैसे स्ट्रेस के जाहिर होता है अपना वास्ता पड़ता है लोगों के साथ, तो जैसे आपने कहा कि मेडिसिन है, वो तो हमें पता है थोड़ा बहुत जेनिक्स का है, थोड़ा है कि नर्व्स रिलैक्स रहे, नींद आए, तो अब मेडिसिन खाने के साथ वो भी सही हो जाता है कितना टाइम ड्यूरेशन, या फिर दोबारा बार बार किसी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्या करे, वो सारा वक्त ये करता रहे? क्योंकि अब अभी जो बीमारी है वैसे तो एक फिजिकल बीमारी है, नर्व्स वैसी प्रेस हो रहे हैं, मोर हैं, दैट्स अ डिफरेंट, दैट्स अ फिजिकल प्रॉब्लम. लेकिन राइट नाउ अभी हम लोग आ गए मेंटली, जो कि स्ट्रेस है तो उसके अंदर तो हर वक्त ही रिलैप्स होता रहे. बिल्कुल, इसीलिए ग्रुप थेरेपी शुरू हो गई हैं साइकेट्री में, जहाँ पे लोगों को बिठा के काउंसलिंग करते हैं. आप काउंसलिंग मीन्स अच्छी तरह सोशल काउंसलिंग और उस तरह की, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल हो गई है. बट पीपल डू नॉट हैव, इवन वी डोंट हैव द टाइम बिकॉज वी गॉट सो मेनी पेशेंट्स. आप कितना एक मरीज को आपको 40 मिनट देंगे, फिर उसको काउंसलिंग करेंगे, फिर ग्रुप थेरेपी करेंगे, करेगा कौन? लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट. तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको आप एक्सप्लोर करें कि मसला क्या है, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो बार बार होता रहेगा उनको. फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, उसकी वजह से उनको गर्दन में दर्द हो जाता है, जिसमें खिंचाव हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, चक्कर आती है, सो मेनी सिम्टम्स. ह्यूज
चंक ऑफ सिम्टमेटोलॉजी। तो प्रॉब्लम यह है कि भाई आपको क्यों बार बार हो रहा है, यू हैव टू गेट डाउन टू दैट। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, सोशल। अच्छा, ओवरऑल यही होता है कि जब पेशेंट को अगर कोई डिप्रेशन की है तो वो फिजियोथेरेपी के पास आता है, उसको हम बिल्कुल आता है। हाँ। उसको रिलैक्सेशन थेरेपी हम देते हैं, लेकिन अगेन वो रिपीट होती है क्योंकि उसकी कॉज खत्म हो रही होती है। अच्छा, रिलैक्सेशन थेरेपी भी मतलब रिलैक्सेशन थेरेपी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक